चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इजराइल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक नई अंतर्राष्ट्रीय जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। मिलिट्री एक्सपर्ट और चश्मदीदों का कहना है कि इजराइल ने वहां ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिन्हें वैक्यूम बम, थर्मल या थर्मोबैरिक बम कहा जाता है। ये बम पहले हवा में ईंधन जैसा एक बादल फैलाते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं। इससे बहुत बड़ा आग का गोला बनता है और आसपास की हवा खींचकर एक तरह का जीरो वैक्यूम पैदा हो जाता है। इन धमाकों का तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इन बमों में एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जो कुछ ही सेकंड में शरीर को जला देते हैं। रिपोर्ट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी के मुताबिक इन हमलों में कई लोग ऐसे मारे गए जिनके 100 तक नहीं मिले। गाजा की सिविल डिफेंस टीम ने 2842 ऐसे फिलिस्तीनियों का रिकॉर्ड दर्ज किया है जिनके बारे में कहा गया है कि दफनाने के लिए उनका कोई हिस्सा तक नहीं बचा। वहीं 3500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया है कि कतर के अल उदीद बेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को अस्थायी लॉन्चर की जगह ट्रैकों पर तैनात किया गया है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग बेस पर विमानों और सैन्य उपकरणों की संख्या भी बढ़ी है। यह बदलाव जनवरी के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुआ है। फोरेंसिक इमरजेंसी एनालिस्ट विलियम गुडहाइट के मुताबिक जनवरी की तुलना में फरवरी की सैटेलाइट तस्वीरों में क्षेत्र में सैन्य गतिविधि बढ़ी हुई नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि फरवरी की शुरुआत में अल उदीद बेस पर पैट्रियट मिसाइलें ट्रैकों पर लगी नजर आई। उनके अनुसार मिसाइलों को ट्रैकों पर रखने से उन्हें जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है या हमले की स्थिति में नई पोजीशन पर तैनात किया जा सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को संसद में कहा कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और काम निकलने के बाद उसे टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने कहा, हमने अफगानिस्तान में 2 जंग लड़ी, इसमें इस्लाम और मजहब के नाम पर हिस्सा लिया, लेकिन असल में 2 सैन्य तानाशाहों ने वैश्विक ताकत का समर्थन पाने के लिए ऐसा किया। उन्होंने 1979 में सोवियत संघ के हस्तक्षेप का जिक्र करते हुए कहा कि यह कदम अफगान सरकार के न्योते पर उठाया गया था, लेकिन अमेरिका ने इसे सीधा हमला बताकर अपनी तरह से नैरेटिव तैयार किया। आसिफ ने पाकिस्तान की अमेरिका के साथ 1999 के बाद हुई नई राजनीतिक साझेदारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका के साथ खड़े होने की कीमत पाकिस्तान आज भी चुका रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि वह यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से 3 या 4 बार मिले थे। यह बातचीत पूरी तरह से प्रोफेशनल थी, जो इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलेटरिज्म और दूसरे इंटरनेशनल कामों से जुड़ी थी। पुरी ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लोकसभा में एप्स्टीन विवाद में उनका नाम लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एप्स्टीन के आपराधिक मामलों से अपना कोई संबंध होने के आरोपों को बेबुनियाद बताया। संसद के बजट सत्र का गुरुवार को 12वां दिन है। सदन में बजट पर चर्चा हो रही है। बुधवार को लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने इंडिया यूएस ट्रेड डील के जरिए भारत माता को बेच दिया है। यह पूरी तरह सरेंडर है। अब अमेरिका तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे। हमारा फैसला प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। राहुल के आरोपों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। मैं बताती हूँ कि भारत को किसने बेचा। इसे कांग्रेस ने बेचा। बाली में जाकर सौदा करके आए थे, ट्रेड फेलिसिटेशन पर साइन करके आ गए थे। भारत के फायदे के लिए उसमें कुछ नहीं थी। उन्होंने कहा कि किसानों के हक में समझौता करने वाली कांग्रेस है। मोदी ने 2014 में WTO में जाकर इसे सुधारा। ये गरीबों को राशन दे नहीं पा रहे थे और ये मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ ट्रेड यूनियन, किसान संगठन और कर्मचारी संगठन आज हड़ताल पर है। इससे कई विभागों का कामकाज प्रभावित होगा। बैंक, PSPCL, पंजाब रोडवेज, PRTC, पनबस समेत कई महकमों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। ट्रेड यूनियनों ने पंजाब के अलग अलग शहरों में धरने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बसें चलेगी या नहीं, इसका फैसला यूनियन नेता बाद में लेंगे। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी संगठनों ने पूरे दिन हड़ताल पर रहने का ऐलान किया है। हालांकि PSPCL ने चेतावनी दी है कि जो कर्मी हड़ताल में शामिल होगा उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है।
वही कर्मचारियों, किसानों व ट्रेड यूनियनों की हड़ताल को पंजाब में आम आदमी पार्टी एएपी और कांग्रेस का समर्थन भी मिल गया है। एएपी ने अपने कार्यकर्ताओं को बंद में सहयोग करने का निर्देश दिया है। वही कांग्रेस के केंद्रीय महासचिव वेणुगोपाल ने भी पूरे देश में बंद का समर्थन करने को कहा है। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस बार 51 राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जामात-ए-इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी में माना जा रहा है। बांग्लादेश में करीब 12.7 करोड़ मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चुनाव में युवाओं की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि लगभग आधे मतदाता 18 से 37 साल के हैं। इनमें करीब 45.7 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार है। माना जा रहा है कि अगर बीएनपी चुनाव जीतती है तो खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अगले पीएम बनेंगे। वही अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने वोट डालने के बाद कहा कि आज पूरे देश के लिए खुशी और आजादी जैसा दिन है। यह बुरे दौर के खत्म होने और नए सपनों की शुरुआत का दिन है। मिलकर नया बांग्लादेश बनाने का मौका है। कनाडा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोटिंग हुई। टैरिफ रद्द करने से जुड़ा प्रस्ताव 219 के मुकाबले 211 वोट से पास हो गया। इस दौरान क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के 6 सांसदों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सांसद ने इसके खिलाफ वोटिंग की। वोटिंग से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर रिपब्लिकन सांसदों को चेतावनी दी थी कि जो भी टैरिफ के खिलाफ वोट करेगा उसे चुनाव के समय गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अब यह प्रस्ताव अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में जाएगा, जहां रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। हालांकि अगर यह सीनेट से भी पास हो जाए तब भी इसे कानून बनने की संभावना काफी कम मानी जा रही है, क्योंकि इसे राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी चाहिए होगी। चूंकि ट्रंप ने ही टैरिफ लगाए हैं, इसलिए वे इस प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं, यानी इसे रोक सकते हैं। अगर राष्ट्रपति ट्रंप किसी बिल को वीटो कर देते हैं तो कांग्रेस दोबारा उस पर वोट कर सकती है, लेकिन इस बार साधारण बहुमत नहीं बल्कि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए होता है, यानी कि व्यवहारिक तौर पर टैरिफ हटने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। ट्रंप का कहना है कि कनाडा ने कई सालों तक व्यापार के मामलों में अमेरिका का फायदा उठाया है। उन्होंने कनाडा पर अलग अलग तरह के टैरिफ लगाए हैं। हाल ही में कनाडा और चीन के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के जवाब में ट्रंप ने कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी। बजट पर चर्चा के दौरान गुरुवार को लोकसभा में प्रश्नकाल पर फिर हंगामे के कारण नहीं चल सका। 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। सांसद प्लेकार्ड और पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। इस बीच नारेबाजी भी होती रही। स्पीकर चेयर पर मौजूद केपी तेन्नेटी ने 7 मिनट के बाद ही सदन को 12 बजे तक स्थगित कर दिया। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का जिक्र है। रिजिजू ने दावा किया है कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दी। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। उधर पीएम मोदी आज राज्यसभा में पहुंचे हैं। इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्स्टेंटिव मोशन पेश किया है। राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दुबे ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग की है। सब्स्टेंटिव मोशन वह प्रपोजल है जिस पर सदन सीधे चर्चा करके फैसला ले सकता है। इस मोशन में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि सदन किसी मुद्दे पर क्या फैसला ले। न्यूज एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सरकार लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी। हालांकि 11 फरवरी के उनके भाषण के कुछ हिस्से हटा दिए जाएंगे। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने वंदे मातरम के सभी छंद गाने का विरोध किया है। संगठन ने कहा कि सरकार का ये आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। संगठन ने सरकार के आदेश को एक तरफा और मनमाना बताया। जमीयत के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुसलमान किसी को भी वंदे मातरम गाने या बजाने से नहीं रोकते, लेकिन गाने के कुछ छंद मातृभूमि को एक देवता के रूप में दिखाते हैं। यह हमारी मान्यताओं के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन की तरह ही सम्मान देना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के मुताबिक राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे,
जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड है। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे।